हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर हाई रेंज मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो हम बात कर रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर और आज मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशन है और ये मॉडल कहलाता है। तो हमारे पास आज का टॉपिक जो है वो क्या होगा, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को हम ड्राइव करना सीखेंगे कि बेसिकली ये जो इक्वेशन है वो किस तरह बनती है और क्या क्या अजम्पशंस इसमें यूज़ होती हैं, इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि कोई भी जो मॉडल आप डिज़ाइन करते हो ना अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, वो परफेक्टली रियलिटी से नहीं मिलता, लेकिन कुछ अजम्पशंस करके हम उसको जोड़ सकते हैं कि रियलिटी से मुकम्मल रियलिटी शो नहीं करता। कुछ अजम्पशंस हम रखते हैं इसी वजह से। ठीक है भाई, तो बात करेंगे पहली अजम्पशन की। हम एक कंसिडर कर लेंगे। अब कंसिडर करने का मतलब वेव, अगर आपको पता हो, अगर आप एक छोटा सा इस तरह का एक मतलब कोई धागा लो या कोई ऐसा स्ट्रेचेबल वायर लो, तो अगर ये एक स्ट्रेचेबल वायर है मान लो, तो जब आप उसको इस तरह खींच कर छोड़ोगे, जब आप इस तरह उसको खींचोगे छोड़ोगे या ऊपर से खींच लो और छोड़ दो, आपके पास जो है वो कुछ इस तरह की जो है वाइब्रेशंस बनना शुरू हो जाएंगी। तो बेसिकली वो क्या बनेगी, एक वेव बनेगी। क्या बनेगी? वेव बनेगी। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि वन डायमेंशनल जो वेव होती है वो स्ट्रिंग के ज़रिए कैसे बनती है। ठीक हो गया? चलो भाई, यहाँ बात करेंगे। तो इसके लिए मैंने कुछ अजम्पशंस का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर अजम्पशन का काम नहीं बनेगा। अजम्पशन का यूज़ करेंगे। मेरा स्ट्रिंग माना धागा या कोई पतला सा वायर इज़ परफेक्टली फ्लेक्सिबल। आपका जो स्ट्रिंग होना चाहिए वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नहीं कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और आप उसको खींचते हो तो बाकायदा वाइब्रेट करना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब फ्लेक्सिबल होगा तो मान लो आपके पास कोई भी एक ए से लेके बी, मैंने कहा ये एक स्ट्रिंग है मान लो, और ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। ये बात आप मान के चलोगे। और ये बात भी देख लेते हैं कि इस पूरे की लेंथ जो है वो एल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अच्छा, एंड ऑफर्स नो रेजिस्टेंस, यानी जब आप उसको ऊपर की तरफ करके छोड़ोगे तो उसमें कोई भी रेजिस्टेंस ना हो, कोई रुकावट ना हो। ये हमारी अजम्पशन है, क्योंकि बहुत सारी रुकावटें आती हैं, हवा आ जाती है उसकी रुकावट होती है। इन रियलिटी बता रहा हूँ, कोई आपने मतलब आगे पीछे कर दिया तो हिल जाता है, मतलब उन सारी चीज़ों को आप हटा दो। मेरी असम्पशन है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ये फ्लेक्सिबल भी है और कोई रेजिस्टेंस इसमें नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस इसमें नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो ये मेरा पहला असम्पशन है। और इस पहले असम्पशन का जो मतलब हुआ वो क्या हुआ, टेंशन इन स्ट्रिंग इज टेंजेंट टू द कर्व एट एट पॉइंट। अच्छा, आपको पता है टेंशन क्या होती है? टेंशन भी एक तरह की फोर्स होती है। जब आप उसको ऊपर से ऐसे खींच के छोड़ोगे, आपने मान लो कि इसको स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ उठाया और छोड़ा, तो इसके अंदर एक फोर्स प्रोड्यूस होगी जिसका नाम होता है टेंशन, जो अगेंस्ट ग्रेविटी लग जाती है। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो वो एक फोर्स होगी। तो हम इसका मतलब है, जब वायर अगर फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबल वायर के अंदर आप बोलोगे जो जितनी भी टेंशन फोर्स आएगी ना, वो टेंजेंट टू द कर्व होगी, जो कर्व उसमें बनेगा वेव वाला। ठीक हो गया? अब मैं बात करता हूँ फिगर की कि हाउ इट इज़ जनरेटेड, बनी कैसे। देखो भाई, मान लेता हूँ मेरे पास कोई भी एक एक्सेस है, और एक्सेस को मानने से अच्छा है मान लो ये जो आपके पास जो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये एक आपके पास एक स्ट्रिंग है और मैंने इसको एक्सेस पर ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सोच के चलना। अगर मैं इस स्ट्रिंग को ऊपर की तरफ उठाता हूँ, मैंने कहा इसको ऊपर की तरफ उठाया तो ये कुछ मुझे इस तरह का शेप दे देगा। दे देगा? बिल्कुल दे देगा। और ये बात सही भी है। मान लो भाई कि यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 0 है बिकॉज इट इज़ ओरिजिन, और यहाँ पर जो है वो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, l है। यानी कि इस पूरी स्ट्रिंग की जो लेंथ हुई वो कितनी हुई, l हो गई मान लो।
ठीक है, पहली असम्पशन का यूज़ करता हूँ, देखो कैसे। अब देखो मानो मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया P, ठीक है भाई, और एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया Q, दो मैंने पॉइंट कंसिडर कर लिए। कंसिडर करने के बाद मेरी जो अजम्पशन थी वो मुझसे क्या कह रही है, अब देखो फ्लेक्सिबल तो है, मैंने खींच दिया ऊपर, जब ऊपर खींच दिया तो ये क्या हुआ, फ्लेक्सिबल वायर हुआ और कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आएगी। ये बात आपने मान के चलनी है, ठीक हो गया। जब आप ये बात मान के चलोगे तो इसकी हर टेंजेंट, जितनी भी टेंशन फोर्स होगी वो टेंजेंट हो जाएगी कर्व के, बिल्कुल ऐसा है। अगर मैं इसको ऊपर से खींचता हूँ तो मेरे पास एक फोर्स लगेगी जो क्या होगी, टेंशन फोर्स होगी। और देखना मेरे पास एक टेंशन फोर्स लगेगी इस तरह से इसके ऊपर, और एक टेंशन फोर्स लगेगी मेरे पास इस तरह से जो कि मेरे P पॉइंट पर है। दो फोर्सेस मेरे पास लग रही हैं, यहाँ तक सही है, चलो ठीक है। अब जब ऐसी टेंशन फोर्सेस लग रही हैं तो क्या मैं इनको कुछ कोऑर्डिनेट्स में तोड़ सकता हूँ? हम फिजिक्स में क्या करते हैं भाई, एक लाइन लेते हैं, उसको दो कोऑर्डिनेट्स में तोड़ देते हैं, इसका नाम साइन थीटा होता है, दूसरे का नाम कॉस थीटा होता है। तो बेसिकली यहाँ भी मैंने वही किया। मैंने क्या करा, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करी, एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करी, ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी करते हैं। मैंने कहा एक इस तरह से यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक इस तरह से यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैंने इसको कोऑर्डिनेट्स में स्प्लिट कर दिया, इसको कंपोनेंट्स भी कहते हैं। मैंने कहा मान लो इसके दरमियान जो एंगल बना वो बना बीटा, ठीक है, और इसके दरमियान जो एंगल बना वो बना अल्फ़ा, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब मेरे पास ये जो P और Q पॉइंट्स थे ये किसके थे, अब मेरी फर्स्ट असम्पशन की मैं बात करूं तो वो टेंशन के थे, यानी ये जो फोर्स यहाँ लग रही थी वो किसकी थी, टेंशन की। तो ये कंपोनेंट्स भी किसके होने चाहिए, टेंशन के। तो यहाँ देखो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या कहलाता है, T2। मान लो भाई Q पे मेरे पास T2 था और P पे मेरे पास टेंशन 1 थी, तो दो पॉइंट्स मैंने लिए थे। अब T2 यहाँ आ जाएगा, देखो बेटा कोसाइन बीटा, बीटा एंगल है। अब बात करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा बेटा T2 और यहाँ आ जाएगा साइन बीटा। भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे नापते हैं ना, मैंने निकाल लिए। निकालने के बाद इधर भी आ जाओ और इधर भी आ जाओ। जब देखो ये भी एक वर्टिकल कंपोनेंट है और किसका है, T1 का, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बेटा T1 साइन, क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा। और यहाँ पर आऊँगा तो क्या लिख सकता हूँ, T1 कोसाइन अल्फ़ा, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये मैंने अपने कोऑर्डिनेट्स में अपने जो तस्वीर थी, जो वेव बनी थी, उसको स्प्लिट कर दिया। करने के बाद अब आ जाता हूँ मैं अपनी सेकंड असम्पशन पर। सेकंड असम्पशन कह रहा है कि मेरी जो वेव होगी ना, मतलब जो स्ट्रिंग होगी, वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली मूव करनी चाहिए। और ये बात ऑब्वियसली सी बात है, जब आप स्ट्रिंग को ऐसे खींचोगे तो वो ऐसे ऐसे तो मूव नहीं करेगी ना भाई, ऐसे ही मूव करेगी, जाहिर सी बात है। तो ये मेरी एक अजम्पशन थी, और इस अजम्पशन को लेने का मकसद ये था, जब मेरा फोर्स, जो जितनी मैं फोर्स ऊपर की तरफ लगाऊंगा, जब वो मेरी वर्टिकली मूव करेगी, तो वर्टिकली मूव करने का मकसद क्या हुआ, जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होंगी वो ज़ीरो के बराबर हो जाएंगी। किसके, ज़ीरो के। यानी जितनी भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ना वो सब ज़ीरो हो जाएगी, ओनली वर्टिकल मोशन हम कंसिडर करेंगे। इसका मतलब गौर से देखना, मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये था, बिल्कुल ये दोनों थे। अगर मैं बात करूं, बस दो पॉइंट्स है ना, क्या मैं कह सकता हूं, सम ऑफ सारी जितनी भी हॉरिजॉन्टल जो फोर्सेस है उनका सम ज़ीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो इस डायरेक्शन में क्या है, मतलब इस साइड पे क्या आता प्लस, इस साइड पे क्या आता माइनस। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ना, अकॉर्डिंग टू माय सेकंड असम्पशन, T2 कोसाइन बीटा जो है, अगर मैं उसको माइनस कर दूं, मतलब ऐड ही करूँगा, लेकिन ये इस तरफ है तो नेगेटिव साइन आ जाएगी, तो नेगेटिव T1 कोसाइन अल्फ़ा जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि मेरी सारी जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थी वो क्या थी, ज़ीरो के बराबर थी। यहाँ तक समझ में आता है, चलो भाई आगे चलेंगे। क्या मैं इसको कह सकता हूँ भाई T2 कोसाइन बीटा
इज इक्वल्स टू T1 कोसाइन अल्फा इज इक्वल्स टू, मान लेता हूँ ये मेरे किसी नए वेरिएबल t के बराबर है। ये कांस्टेंट मैंने लिया, t ले लिया, मान लो मेरे किसी के बराबर है। अब यहाँ तक मैं अपना काम रोक देता हूँ। अब आता हूँ थर्ड अजम्पशन पर। और थर्ड अजम्पशन क्या है, ये भी बहुत ऑब्वियस सी बात है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगी स्ट्रिंग पर वो नेगलेक्ट कर दी जाएगी। अब देखो कोई भी एक स्ट्रिंग है, आप ज़मीन पर रख के तो नहीं हिलाओगे, सीधी सी बात। अगर आप हवा में है तो उस पर ग्रेविटी तो एक्ट करेगी, क्योंकि हर बॉडी जो मास रखती है उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है। लेकिन यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इतनी है कि मैं नेगलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब इतनी है नेगलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे हवा को या कोई अदर फैक्टर्स को ज़ीरो किया था, जिसकी वजह से मेरा स्ट्रिंग जो था वो परफेक्टली फ्लेक्सिबल भी था और उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रही थी, ऐसे ही था। अब बात करूँगा इसकी। जब मैं बात करता हूँ इसकी तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स से कॉन्सेप्ट जनरेट होता है, किसका? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब, अच्छा एक और बात यहाँ पे गौर से देखना, जब मेरे पास ये P पॉइंट था तो मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ? डेल्टा x, ठीक है। अब ये जो Q है ये सर्टेन आगे का पॉइंट है, ज़्यादा दूर नहीं है, सर्टेन आगे का पॉइंट है, यानी कि जो इसका जो डिस्टेंस होगा वो पॉइंट कितना होगा? डेल्टा x के अंदर जो मैं x ऐड करूँगा उसका, यानी x प्लस डेल्टा x, बहुत छोटा सा चेंज है, ठीक हो गया। ये दो पॉइंट्स मेरे बड़े काम के हैं। अब यहाँ देखना गौर से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, अगर मैं बात करता हूँ न्यूटन के सेकंड लॉ की, तो आप सब लोग जानते होंगे न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अब देखो यहाँ गौर से, मास, अब इस स्ट्रिंग का जो मास होगा मैं उसको क्या कंसिडर करूं, जरा मुझे ये बताइए। नहीं पता? गौर से देखें, मास का मतलब देखो मास तो मास होता ही है, लेकिन किस डायरेक्शन की मैं बात करता हुआ चल रहा हूं? एक्स डायरेक्शन, यानी कि अगर मैं मास को एक्स डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दूं, मास इनटू डेल्टा एक्स, तो वो भी क्या होगा? उस स्ट्रिंग का मास हो जाएगा। तो यहाँ मैं अगर बात करूं, देखो एम का मतलब क्या होगा? दिस इज मास, लेकिन यहाँ आ जाएगा डेल्टा एक्स, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। और एक्सेलरेशन, ये आप सब लोग जानते हो, डेल्टा स्क्वायर यू ओवर डेल्टा टी स्क्वायर। टाइम के रिस्पेक्ट में जो सेकंड डेरिवेटिव होता है किसी भी डिस्टेंस का, क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। ठीक हो गया, यहाँ तक तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, अब मेरी तीनों अजम्पशंस का काम मुकम्मल हो चुका है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं इसको रिमूव कर दूँ, ठीक है भाई? मेरी अजम्पशंस का काम यहाँ पे ख़त्म। चलो भाई, मेरे पास ये क्वेश्चन आती है, मैं इसको यहाँ दोबारा से लिखता हूँ। मैंने कहा न्यूटन सेकंड लॉ के बात करूँगा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बात करी मैंने कहा F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए था, और m की जगह मैंने क्या रखा? m इंटू डेल्टा एक्स डॉट डेल स्क्वायर u ओवर डेल टी स्क्वायर। ये रख लिया, यहाँ से मिटा देता हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ गौर करते हुए चलना। देखो कैसे, फोर्स मेरी कहाँ कहाँ लग रही है? कहाँ कहाँ लग रही है? मैंने अपनी स्ट्रिंग को वर्टिकली खींचा था, यानी फोर्स ऊपर लग रही है और नीचे भी लग रही है, ऐसे ही है ना? तो फोर्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर मैं बात करूं इस फोर्स की, तो इस फोर्स में से अगर मैं इस फोर्स को माइनस कर दूं तो सिर्फ ऊपर की फोर्स मेरे पर रह जाएगी, तो वो मैं यहाँ लिखूंगा। फोर्स क्या होगी? देखो T2 साइन बीटा क्या होगा? T2 साइन बीटा माइनस किसको? T1 साइन अल्फा को, T1 साइन अल्फा। ये मैंने क्या करा? माइनस करके अपनी फोर्स को जनरेट कर लिया। फोर्स को जनरेट करने के बाद अब यहाँ देखता हूँ, यहाँ आना ज़रा। अब मैं कहता हूँ मैंने क्या किया भाई, इस पूरे को T से डिवाइड कर दिया। और ये बात मैं कर सकता हूँ, ये रूल के ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि दो साइड्स हैं, दो साइड्स में कोई भी एक चीज़ मल्टीप्लाई हो सकती है।
ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद मेरा T2 cos बीटा भी T था और T1 cos अल्फा भी T था। जब ये दोनों के दोनों T के बराबर थे तो मैं यहाँ अपनी आसानी के लिए बीटा के नीचे बीटा वाला रख लूँगा और इसके नीचे अल्फ़ा वाला रख लूँगा, तो यहाँ भी घबराने वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ आएगा देखो बेटा T2 साइन बीटा ओवर यहाँ क्या रखूँगा बेटा T2 cos बीटा, बिल्कुल रख सकता हूँ, माइनस करूँगा T1 साइन अल्फ़ा और इसके नीचे क्या रखूँगा T1 और यहाँ आ जाएगा कोसाइन अल्फ़ा, बिल्कुल आ सकता है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ तो ऐसे ही रख देता हूँ m टाइम डेल्टा x ओवर t डेल स्क्वायर u ओवर डेल t स्क्वायर, कोई मसला वाली बात नहीं होगी। अब देखो T2 T2 T1 T1 कैंसिल हो जाते हैं। साइन अपॉन कॉस विच इज टेंजेंट, टेस्ट क्या बनेगा टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको बात करूं इस तरह करके तो वही t ऊपर आ जाएगा और m नीचे आ जाएगा, डेल्टा x भी नीचे आ जाएगा, क्या बचेगा डेल्टा स्क्वायर u ओवर डेल्टा t स्क्वायर, और इसको डेल भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, डेरिवेटिव। अच्छा अब आप यहाँ सोच रहे होंगे क्या टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा का फॉर्मूला लगा दो, नहीं। टेंजेंट असल में अगर आप चलो थोड़ा सा पीछे अपने माइंड को रिवाइंड करो, माइंड को रिवाइंड करोगे तो ये जो टेंजेंट थीटा हुआ करता था ना हमारा, वो बेसिकली एक स्लोप के ज़रिए काम किया जाता था। डी वाई ओवर डी एक्स को हम क्या कहते थे, स्लोप कहते थे, बिल्कुल कहते थे। अब देखो बीटा फोर्स कहाँ लग रही है, x प्लस डेल्टा x पर, इस पॉइंट पर लग रही है, तो मैं क्या बोलूँगा ये मेरे पास होगा डेरिवेटिव, किसका होगा ऑब्वियसली u का होगा, डेल u ओवर डेल x होगा कौन से पॉइंट पर x प्लस डेल्टा x पर। और यहाँ से देखना कैसे, अच्छा मैं क्वेश्चन को ऐसे भी कर देता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा यहाँ देखो माइनस टेंजेंट अल्फा फोर्स कहाँ लग रही थी, डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा एक्स पर, यानी कि ये हो जाएगा डेल यू ओवर डेल एक्स कहाँ पर डेल्टा एक्स पर, और नीचे आ जाता हूँ इस डेल्टा एक्स को यहाँ लिख देता हूँ और ये ऐसे हो गया, और दोनों साइड पर लिमिट लगा देता हूँ कि मैं कह देता हूँ कि मेरा जो डिस्टेंस था और मैं मान के चला था ये बहुत छोटा है। मैंने कहा लिमिट डेल्टा एक्स इज अपोज टू 0 और यहाँ पर क्या बचा था t ओवर m इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स इज अप्रोच टू 0 डेल्टा स्क्वायर u ओवर डेल्टा t स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ज़रा गौर से देखो, ये फॉर्मूला बन गया इंक्रीमेंट, यानी कि जो डेरिवेटिव ऑफ प्रिंसिपल होता है उसका सेकंड डेरिवेटिव बन चुका है। जब सेकंड डेरिवेटिव बन चुका है तो आप क्या करोगे भाई, डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू, अच्छा t ओवर m, इस t ओवर m को मैं एक नए कांस्टेंट का नाम देता हुआ चलूँगा, वो क्या होगा c स्क्वायर। ठीक है, ये वाला साइड लिमिट तो पुट कर नहीं सकता, सेम बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर u ओवर डेल्टा t स्क्वायर। तो मेरे पास ये जो गवर्निंग इक्वेशन बनी वो क्या बन गई, बेसिकली वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्या बन गई, वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बन चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई तो आप वीडियो रिवाइंड करके पीछे से देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर कर दो ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।